हो सकता कि वो दहशतगर्दों को लगाम न दें और झूठे सच्चे वादे करते रहें। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है वो इस वक्त दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म का इरफान सिद्दीकी का शुमार कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है और वाना कैडेट कॉलेज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमले ने ASP हमले की याद ताज़ा कर दी थी। हमलावरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। असातिज़ा और तुलबा को बाहिफाजत निकाला गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन हम पेश करते हैं। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पाक फौज के जवानों और ऑफिसर्स को कौम की जानिब से मुबारकबाद भी देता हूँ। उनका कहना था कि इस्लामाबाद के चहरी में दहशतगर्दी का अंधोनाक वाक़या पेश आया। शहदा के दर्जात की बुलंदी और तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफ़गानिस्तान मुलव्वस हैं। वाज़ेह है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में खारिजी हाथ मुलव्वस है। जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े में भी हिंदुस्तान, कलअदम BLA और TTP शामिल थी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि अफ़गान तालिबान रजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलअदम TTP को लगाम दे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहादुर जवानों और ऑफिसर्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारे बहादुर जवान और ऑफिसर मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपने जानें कुर्बान कर रहे हैं। 40 साल अफ़गानों की मेहमान नवाजी का सिला आज दुनिया देख रही है। दहशतगर्दों को लगाम दें, हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर खालिद मगजी, खालिद मकबूल सदीकी, एमल वली खान, फारूक सत्तार का भी मशकूर हूँ। आईनी अदालत का क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र था। इख्तलाफ करना अपोजिशन का हक है, हम एहतराम करते हैं। दुश्मन तराज़े और गालम गलोच से हटकर हमें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। उनका मज़ीद कहना था कि मार्का हक में कामयाबी के बाद बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा था। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन फरीहा हैदरी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फरीहा, 27वीं आईनी तरमीम जो है आज कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है। अपोजिशन की जानिब से यकीनन शोर शराबा भी आपने देखा और PTI की जानिब से वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जी, मंजूर हो गई है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। जैसे कि कौमी असम्बली में तो 2/3 मौजूद है गवर्नमेंट के पास। सेनेट में वोट्स कम पड़े थे, जिसको हमने देखा कि पहले वहाँ से मंजूर हो गई और अब ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि अब कौमी असम्बली से ये मंजूर हो जाएगी। हमने देखा कि तमाम जो 59 शिकें थी वो शिकवार उनको वो भी पास हो गई और इस तरीके से अब 27वीं आईनी तरमीम जो है पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन गई है। PTI के हवाले से भी एज एक्सपेक्टेड उन्होंने पहले ही इंडिया दे दिया था। सेनेट में भी उन्होंने वॉकआउट किया था और यही लग रहा था कि वो यहाँ पर भी वॉकआउट ही करेंगे, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन उनसे होता रहा था कि अगर आप इस पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा हैं ही, आप पार्लिमान के अंदर आते ही हैं, तो इसमें इसकी अपोजिंग साइड पर आप वोट कर दीजिए। लेकिन उन्होंने शुरू से यही अपना मौक़िफ़ रखा था कि वो इस आइन तरमीम का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आइनी तौर पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो कि आइन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास थी और इस तरीके से उन्होंने ये जो तरमीम है वो मंजूर करवा ली है। क्वेश्चन ये है कि जो बार बार कुछ लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब 28वीं आइनी तरमीम के ऊपर भी काम हो रहा है, हमने कहा गवर्नमेंट की कुछ लोगों ने भी ये बात की है, तो क्या उसकी तरफ भी जाएगा ईवान? दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम अब आइन का हिस्सा बन गई है। अच्छा फरीहा, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से बहुत धुआंधार खिताब किया गया है जिसमें उन्होंने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया, मौलाना फजल रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने दिया 18वीं तरमीम के हवाले से भी और इस 27वीं तरमीम के हवाले से भी। 26वीं आईनी तरमीम आई थी उस वक्त भी उन्होंने पूरी ओनरशिप उसकी ले ली थी, बल्कि एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर 26वीं यानी तरमीम के हवाले से एक्टिव नहीं थी। लेकिन बिलावल भुट्टो आपको हर TV चैनल पर उसको सपोर्ट करते हुए नजर आया। उसकी उन्होंने एक रीज़न भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जुडिशल रिफॉर्म्स और आइन और जुडिशरी के अंदर आइनी बेंचेस बनाना या आइनी अदालतें, वो तो उस वक्त भी आइनी अदालतों की बात कर रहे थे
ये सब उनके मंशूर का भी हिस्सा है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहती है गवर्नमेंट, इनको आप अगर इससे बहुत ज्यादा मुत्तफिक नहीं भी है तो स्ट्रक्चरल चेंज तो कह सकते हैं इसको। वो समझते हैं कि ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को एसोसिएट करती है डेमोक्रेसी के साथ, अपने आप को एसोसिएट करती है तमाम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ, तो इसलिए उन्होंने उसकी एक ओनरशिप ली। 26वीं आईनी तरमीम में भी और 27वीं आईनी तरमीम में भी हमने देखा कि वो थ्रू आउट बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आए हैं इस हवाले से कि जो उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए हैं अदलिया के अंदर, जिसके ऊपर अपोजिशन को बहुत इतराज है बाय द वे, मगर वो उसको ओनरशिप दे रहे हैं। और इसीलिए आज जो इतने ज्यादा उनकी तनकीद नजर आई है अपोजिशन के ऊपर, उसका बैकग्राउंड यही है कि वो समझते हैं कि ये रिफॉर्म्स नीडेड थे और जो अपोजिशन का मौकफ है वो उससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। मौलाना फजल रहमान को अगेन अगर आप 26वीं आईनी तरमीम में याद करें, उस बिलावल भुट्टो ने उनको ऑन बोर्ड लिया, मौलाना फजल रहमान बड़ी हद तक उसका हिस्सा बने। इस दफा क्योंकि वो नहीं थे तो उनके ऊपर भी तनकीद किया बिलावल भुट्टो ने। अपोजिशन ने क्योंकि अपने आप को बिल्कुल एक तरफ कर लिया, इसमें कोई इनपुट नहीं दिया, बिल्कुल ही वो ऑन दी अदर साइड नजर आए, एक पार्लियामानी एक्सरसाइज थी जिसका वो हिस्सा नहीं बने, तो उनकी तनकीद का बैकग्राउंड यही था। अच्छा, सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, फरीहाद साथ रहेगा। काजी साहब, आज 27वीं तरमीम भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई है, 26वीं तरमीम भी मंजूर हो गई थी। फैसल वावडा तो कह रहे हैं कि अब 28वीं तरमीम की तैयारी जो है वो शुरू कर लेनी चाहिए। आज की इस कौमी असम्बली इजलास के हवाले से और 27वीं तरमीम के मंजूर होने के हवाले से आपकी क्या राय है? ठीक है, ज़ाहिर है जो एक बज़ाहिर प्रोसेस होता है उसी के तहत हुई है, लेकिन बहरहाल वतन अजीज में जो जिस तरीके से मामलात चलते हैं उसमें फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन आती है, कंट्रोवर्सी भी साथ साथ चलती है, साथ साथ काम भी होते रहते हैं। लेकिन ये है कि एक और भी समझ नहीं आती कि जो करना है वो एक ही तरमीम में कर लें। वैसे भी तो कोई रुकावट है नहीं, पहले 26वीं आई, फिर 27वीं आ रही है, फिर अब 28वीं की बात कर रहे हैं, फिर जो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 29वीं भी आएगी, तो हम इसी काम लगे हुए हैं। तो इसलिए एक ही तरमीम में जो आपने करना है, चूंकि 2/3 मेजॉरिटी भी आपने बना ली है और जो रिजर्व सीटें थी वो भी सारी आपको मिलके सारा मामला तो आपके हाथ में है। तो वाई वी आर लिंगरिंग इट ऑन, क्या इसके बड़े इश्यूज हैं। हमें दहशतगर्दी से लॉ मेकिंग तो होती रहती है और होनी भी चाहिए, ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इस पे बहुत बड़े सवालिया निशान भी खड़े हैं। तो क्योंकि ये जो तरमीम है ये एक रन अप टू मैनी इवेंट्स है, जिस तरह इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद जो है वो जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी रही, उसके बाद एक पार्टी को किस तरीके से हमने 2/3 मेजॉरिटी उसको मिली, गलत या सही, इस पे भी तारीख अपनी वर्डिक्ट देगी। तो अब यूँ लगता है कि हम इसी काम में लगे हुए हैं कि 26वीं आई, 27वीं आई या 28वीं की बात कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब तो और भी बता रहे हैं कि कुछ होगा तो एक ही बार सब कुछ कर दिया जाए, क्योंकि बहरहाल जो होना है वो उसका फैसला तो हो चुका है। तो बहरहाल मैं इसी तरह देखता हूँ। हाँ, इसका हुस्न कुबा क्या है, तारीख इस पे अपनी वर्डिक्ट देगी। तारीख जो पिछला हमारा इंतखाब था उससे लेके अब तक जो तरामीम है इस पे जाहिर है तारीख भी तो लिखी जा रही है, तो वो उस पे अपनी वर्डिक्ट जरूर देगी। ये हम देखेंगे कि क्या ये जुडिशियल सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सेकेंडली जो एक बात हो रही है जो बार बार कुछ लोग कर भी रहे हैं, जो लोगों के बड़े प्रेसिंग इश्यूज हैं, पूरा मीडिया सब हर वक्त यही दिखाया जा रहा है और यही चल रहा है। और एक सवाल ये भी किया जाता है कि ये जो तरामीम है इसमें हक की हुक्मरानी किसका है, सुप्रीम कोर्ट का क्या इख्तियार होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या इख्तियार होगा, जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कौन तैनात करेगा, यही फैसले हो रहे हैं। तो क्या कोई एक आध तरमीम ऐसी भी आएगी जो हमें बताए कि यार क्या बिजली के बिल भी कम होंगे या नहीं होंगे, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, बेरोजगारी का क्या करेंगे, ये जो इतना बड़ा कर्जा हम पे चढ़ा हुआ है इसको भी उतारना है या नहीं उतारना, इकोनॉमिक एजेंडे का क्या होगा, दहशतगर्दी से अवाम को कैसे बचाना है। तो ये और प्रेसिंग इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो करना है आपने जल्दी करना है, ठीक करना है, अच्छे अंदाज में करना है, बिल्डोज करना है तो कर दें, कोई बाकी काम भी कर सकें या इसी काम में हम लगे रहेंगे। जी
ठीक है, काजी साहब साथ रहेगा। फरीहा भी हमारे साथ ही मौजूद है। फरीहा, 2 शिकों में तब्दीलियों पर मुशावरत की गई और जिस तरह काजी साहब ने भी कहा कि अदलिया का अब किरदार देखना है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ मौजूद रहेगा, नामों के साथ लफ्ज़ पाकिस्तान की दरख्वास्त आला अदलिया से आई थी। और इसके अलावा इजलास होने जा रहा है वफाकी काबीना का, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम में मज़ीद शिकें शामिल करने की मंजूरी शायद ली जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात पहले से कही जा रही थी कि शायद इसमें कुछ और चीजें ऐड की जाएंगी। आज भी आपने देखा होगा अली ऑन ये खबरें आई कि शायद कुछ और बातें ऐड की जाएंगी, लेकिन फिर मेरे ख्याल से वजीर कानून ने उनको ब्रीफ किया कि एट दिस पॉइंट ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सेनेट से ऑलरेडी एक मसवदा पास हो गया है। इसमें क्या इसके तरीक़ेकार होगा, सो आई गेस उसके बाद उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया और ये सोचा वफाकी काबीना का ये इस्तेकाब हो सकता है कि उसके अंदर मजीद शिकें डाल दे। ओवरऑल पार्लियामान में कोई भी किसी भी किस्म की तरमीम करने पे तो कोई सवाल नहीं उठाता, ये तो उनका इस्तेकाब है। पार्लियामान में वो बैठे ही इसलिए हैं। जो क्वेश्चन उठाया है मुसलसल ना सिर्फ एक अपोजिशन ने बल्कि कुछ और नाकदीन ने नहीं, कुछ जुडिशरी के मेंबर्स ने भी, कुछ जुडिशरी के फॉर्मर मेंबर्स ने, उनको जो हेस्ट इसमें नजर आई है या उनके ख्याल से इसके ऊपर एक बेहतर डिबेट होनी चाहिए थी, इसको मजीद डिस्कस करना चाहिए था, इसके ऊपर क्वेश्चन है। लेकिन क्या ये तरमीम आ सकती है या नहीं, ये तरमीम लाना चाहिए या नहीं, इसकी टाइमिंग क्या है, इसमें तो हम गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम ही होता है कि वो लेजिस्लेट करें। बट बहुत सारे जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि पूरे कदोखाल तब्दील हो चुके हैं जुडिशरी के। उनको ये लगता है कि एग्जेक्टिव का बहुत ज्यादा रोल अब नजर आएगा आपको जुडिशरी के ऊपर, और उनको ये लगता है कि जो इम्यूनिटी है वो शायद आइन के कुछ आर्टिकल से डायरेक्टली मुतसादम हो सकती है, क्योंकि हर एक की अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी का हिस्सा होती है। ये वो तनकीद है जो दूसरी तरफ से हो रही है, जिसके जवाब में जैसे कि आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उनको ये लगता है कि क्योंकि मिसाक जमहूरियत में ये बात कह दी गई थी कि अदालत का जो तरीक़ाकार है वो तब्दील होगा, तो मोटो के हवाले से बहरहाल एक सेल्फ तारीफ मौजूद है पाकिस्तान में। अदलिया की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलकर फैसले करना या अपने काम पर तवज्जो ना देने की एक क्रिटिक और एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है, कंट्रोवर्शियल फैसले भी मौजूद है। उसकी रोशनी में इस हुकूमत को ये लगता है कि उन्होंने ये लेजिस्लेशन में तब्दीली की है, मगर क्या असल में इन एसेंस ये इम्प्लीमेंट होने के बाद जुडिशरी को बेहतर कर देगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, जिसके ऊपर हम आइंदा आने वाले दिनों में डिबेट भी देखेंगे और इसकी वर्किंग भी देखेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, एज ऑफ नाउ क्योंकि ये तरमीम अब पास हो चुकी है, तो एक नए तरीक़ेकार से आपको जुडिशरी की वर्किंग भी नजर आने जाएगी, आपको एक पूरा नया सिस्टम नजर आएगा पाकिस्तान में, और आपको तब्दीली बहरहाल महसूस होगी, क्योंकि एक बड़े हद तक पावरफुल अदलिया थी, जिसमें बड़ी हद तक आप कह लें एक तरफ तारीफ करने वाले होंगे जो जिंदगी के एक बड़ा वॉच डॉग की तरह काम करी, जो तनकीद करने वाले हैं वो कहेंगे कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन से निकलकर हुकूमतों को काम ही नहीं करने दिया, उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले कोर्ट किए जाते हैं, जिसमें पैनामा का फैसला है, जिसमें रेकोर्डिक का फैसला है, जिसमें और कुछ फैसले हैं। पीटीआई से भी पूछें तो उनको भी लगता है कि उनकी हुकूमत को दोबारा बहाल करके फिर हटाने वाला फैसला उनकी नजर में वो कॉन्ट्रोवर्शियल था। तो एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है हर पॉलिटिकल पार्टी की, तो इसमें तनकीद करने वाले का एक रुख है, मगर जो कदोखाल हैं वो अभी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं कि दिस इज द न्यू जुडिशियल सिस्टम, इसमें एक बिल्कुल नए तरीक़ाकार होगा और आप इसकी तब्दीली का जो इम्पैक्ट है वो आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। जुडिशियल कमीशन आपको बहुत पावरफुल एंटिटी नजर आएगा, और इसमें हमने एक पूरी रिसर्च की थी अपने प्रोग्राम में कि बाकी बहुत सारे ममालिक में ये इसी किस्म का सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई उन्होंने बिल्कुल आसमान से उठाकर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये एक नया तरीक़ेकार होगा। ठीक है काजी साहब, जुडिशरी के सिस्टम जो है उसी में तब्दीलियाँ की गई हैं और ये आईनी तरमीम कहा भी इसी हवाले से जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह पीटीआई ने 26वें आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया और उनका बारहा ये ऐलान भी सामने आया है कि 27वीं तरमीम को वो नहीं मानते हैं और इसको भी चैलेंज करेंगे, तो अगर ये चैलेंज किया जाता है तो इसके मनसूख होने के कुछ इम्कानात आपको नज़र आते हैं?
में तो कोई इसके इम्कानात मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जो है ज़ाहिर अमीरुद्दीन साहब कहा जा रहा है, अभी अभी फाइनल नहीं हुआ, कि वही चीफ बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, और जो कोर्ट की कंपोजिशन है उसके जजेस भी सामने आ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि कोई इसमें है, लेकिन बहरहाल अदालत के पास इख्तियारात हैं, वो कर सकती है। मगर जिस अंदाज से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और जिस तरीके से हमें नजर आता है, जो भी मुक़्तदिर हैं या मुक़्तदिर इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो दूसरे हों, तो उनका क्या ज़हन है और किस तरीके से वो इस मुल्क और रियासत को चलाना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से मुझे किसी इमीडिएट मुस्तकबिल में इनमें कोई चेंजेस या तब्दीली नजर नहीं आती। मगर वतन अजीज में कहा करते हैं ना कि हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सिवाय माजी के, तो इसलिए हो तो कुछ भी सकता है, मगर बाज़िल नजर में लगता है कि दे आर गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल। मगर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये ज़ेर बहस रहेंगी, और ये फैसले और ये कुछ चीजें जाहिर है जब अदालत फैसले कर देती है, कुछ लॉज बन जाते हैं, उनके फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियंस होती हैं, तो मेरा ख्याल में ये इसमें कोई बड़ा पॉलिटिकल। ठीक है सईद काजी साहब और फरीहा इदरी साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।